Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will discuss 29 January newspaper. First subject discuss society and social issues. Literature, a strong medium to unite study. Society. केरला सीएम पिनराई विजयन जी ने कहा है कि अगर हम सोसाइटी को यूनाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लिटरेचर का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम एशियंट टाइम से देखते हैं या प्रेजेंट टाइम में भी देखते हैं कि किस तरह से लिटरेचर के थ्रू वैल्यूज ट्रांसफर की जाती है, फिर जो कल्चरल वैल्यूज है, जो हेरिटेज है, वो सोसाइटी में ट्रांसफर होती है। तो उस अकॉर्डिंग हम लिटरेचर को सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम मान सकते हैं किस तरह से वो यूनाइटी को जो सोसाइटी को यूनाइट करता है। जैसे पंचतंत्र की कहानियों के माध्यम से बच्चों को मोरल वैल्यूज सिखाई जाती है। उसी तरह से हम देखते हैं कि 7 डे का इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है जो केरला में स्टार्ट करा जाएगा। उसके अनुसार वहां पर जो अकेडमी है वो भी ओपन की जाएगी लिटरेचर और कल्चर के रिगार्डिंग। तो उस चीज को देख सकते हैं कि किस तरह से जो लिटरेचर है वो कार्य करेगा सोसाइटी, कल्चर और हेरिटेज को कनेक्ट करने में और सोसाइटी को यूनाइट करने में। होम्स एंड स्कूल्स मस्ट हेल्प स्टूडेंट बैटल एग्जाम स्ट्रेस। जब हम एग्जाम स्ट्रेस की बात करते हैं, इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने भी बात की थी कि किस तरह से जो स्टूडेंट्स को स्ट्रेस से दूर रखने के लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए और किस तरह से वो अपने इश्यूज के साथ डील करें, उनके लिए जरूरी है कि पेरेंट्स भी उनकी हेल्प करें, टीचरों भी उनके साथ इस तरह से इंटरेक्ट करें ताकि वो खुल के उनके साथ बात कर पाए। उसके साथ साथ जरूरी है कि वो अच्छा खाना खाए जिसमें जो न्यूट्रिशन से फुल हो, और वो गेम भी खेले और जो अदर एक्टिविटीज है उनके अंदर भी पार्टिसिपेट करें, ताकि जो उनके अंदर की एंजाइटी है, जो एग्जाम प्रेशर है, जो फियर है, उसको कम किया जा सके। क्योंकि एग्जाम सिर्फ किस तरह से आप उसमें मार्क्स लाते हो वहां तक नहीं है, उसके अलावा आप किस तरह से शिक्षा के महत्व को जानते हो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए जरूरी है कि स्टूडेंट्स के ऊपर ध्यान दिया जाए, उसके अंदर फैमिली मेंबर्स के थ्रू भी, स्कूल के थ्रू भी और सोसाइटी में भी किस तरह का माहौल उन्हें दिया जाता है ताकि वो उस प्रेशर को, जो स्ट्रेस उस टाइम पर क्रिएट होता है, उसको समझ सके और उसको हैंडल कर सके। उसके लिए सभी का एक साथ मिलकर उन्हें सपोर्टिव एनवायरनमेंट देना ज्यादा जरूरी है, ताकि जब हम देखते हैं कि जो सुसाइड केसेस है या फिर डिप्रेशन की प्रॉब्लम से ये सारी चीजें क्रिएट ना हो। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि फूड की, किस तरह का उन्हें खाना खाना चाहिए ताकि जो जितना न्यूट्रिशन उनके पास होना चाहिए वो उन्हें मिल सके, ताकि बॉडी और माइंड दोनों हेल्थी रहे। अगर वो हेल्थी रहेंगे तभी उनकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। तो सभी चीजों के ऊपर, ना सिर्फ पढ़ाई के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर उन्हें योगा करना चाहिए, ताकि बात करनी चाहिए, ताकि सारे पहलुओं को समझकर उन प्रॉब्लम्स को सुलझाया जा सके और उन्हें एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट दिया जा सके। सीबीएसई स्ट्रीमलाइन द एग्जाम रिलेटेड प्रोसेस ऑफ CWSN। जब हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की बात करते हैं तो उनके द्वारा कहा गया है कि एक पोर्टल तैयार करवाया जाएगा जिसके ऊपर जो भी पीपल विद डिसेबिलिटीज है उनको जो भी रजिस्ट्रेशन करवाना है या फिर जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सभी एक ही पोर्टल पर अवेलेबल करवाई जाएगी, जिसके लिए उन्हें इशू फेस ना करनी पड़े। ये सारी चीजें सीबीएसई द्वारा जो भी स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल्स को पोर्टल प्रोवाइड करवाया जाएगा और उनके द्वारा पूरा प्रोसेस किया जाएगा, ताकि रजिस्ट्रेशन में या फिर जो रोल नंबर है या फिर जो भी कैंडिडेट की स्लिप है उनको लेने के लिए या फिर ऑनलाइन पोर्टल से इजीली प्रोवाइड करवाए जा सके, उन सारी चीजों में उन्हें इश्यू देखने के लिए ना मिले और एक इंक्लूसिव और इंटीग्रेटेड सिस्टम तैयार हो जो सभी के लिए कंफर्टेबल हो। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को ध्यान में रखकर उस चीज को तैयार किया गया है ताकि उन्हें इशू फेस ना करना पड़े इस रिगार्डिंग। कल्प मेधा। क्रोध वह तेजाब है जो किसी भी चीज पर डल जाने से ज्यादा उस पात्र को अधिक हानि पहुंचा सकता है जो उस जिस समय जिसमें वह रखा गया है। मार्क ट्वेन। आंचल, आपको कुछ बोलना है इसके ऊपर? इसमें ये है कि मतलब हमें अपने एंगर पे कंट्रोल रखना चाहिए, ज्यादा एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए मेडिटेशन, योगा हम इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इसमें बोला है कि ये एक तरीके से तेजाब है, यानी कि स्पॉइल कर सकता है पूरी लाइफ को अगर हमने उस एंगर के टाइम पे कोई गलत वो कर लिया। तो मानसी, आप ऐड करना चाहोगे? हाँ, इसमें ये बोल रहा है कि जो लाइक इंसान जो क्रोध, जो एंगर इश्यूज होते हैं जिस इंसान को, उसको ज्यादा हार्म होता है उसकी हेल्थ के ऊपर, उसके माइंड सेट के ऊपर। जो मेंटल स्ट्रेस और स्ट्रेन आता है
तो वो ज्यादा हार्मफुल होता है टू दैट इंडिविजुअल। सो अगेन जो आपने बोला सॉल्यूशंस, अपनी डाइट पे फोकस करना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना, एंड लाइक डेली वर्कआउट और एक्सरसाइज करना, ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि अगेन एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी का, कुछ पर्सनालिटी का कैरेक्टर ट्रेट्स भी होता है जो हम बोलते हैं एंगर इश्यूज होते हैं। तो यही बोला जा रहा है यहाँ पे। हाँ, कि क्रोध का जो कंपैरिजन है वो तेजाब के साथ किया गया है, और जो ह्यूमन बॉडी है उसको उस पात्र के या उस चीज का नाम दिया गया है जिसमें भी उसको डालकर रखा जाता है। कहीं डलने से ज्यादा उस पात्र को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हाँ। विश्वविद्यालय अनुमोदन आयोग के सुझाव पर उम्मीदवार नहीं होने पर हटाए जा सकते हैं। तो जो आरक्षित सीट होती है, जो यूजीसी है, उनके द्वारा आदेश दिए गए थे कि एससी, एसटी और ओबीसी की जितने भी खाली या फिर आरक्षित सीटें हैं जिन पर कोई इस समय मौजूद नहीं है लेकिन वो रिक्त है या फिर वो खाली पड़ी है, तो उनको भरने के लिए जो उन्हें अनारक्षित कर दिया गया है। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि इस तरह से इस कार्य को नहीं किया जा सकता, क्योंकि आरक्षित सीटों को अनारक्षित करने के लिए एक प्रॉपर प्रणाली है कि उनके लिए पहले यूनिवर्सिटी को या फिर यूजीसी को, मिनिस्ट्री को बताना पड़ेगा, उनके कारण दिखाने पड़ेंगे, अगर जो पद रिक्त है, जो खाली जगह है, उन्हें भरने के लिए क्या प्रयास किए गए वो बताने पड़ेंगे। अगर उसके बाद भी वहां पर कोई नहीं होता तब उनको अनारक्षित घोषित किया जा सकता है, कि जो अनरिजर्व है कि कोई भी उन पर ज्वाइन कर सकता है या फिर उनके किसी और को दिया जा सकता है। उससे पहले उनको अनारक्षित पद घोषित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ ये बता रहा है कि पूरे प्रोसेस के बाद ही उनको अनारक्षित किया जा सकता है। अगर हम आरक्षण की बात करते हैं तो आर्टिकल 16(4) में देखने के लिए मिलता है, जहां पर आरक्षण और ओबीसी के रिगार्डिंग जब हम बात करते हैं मंडल कमीशन की, तो उस चीज को देखा जा सकता है। बैंकों के लिए तैयार होगा एकीकृत राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर, ये कि सारी चीजों को कंप्यूटराइज किया जा रहा है। किस तरह से? कॉमन नेशनल सॉफ्टवेयर, एक प्रोसेस सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है जिसके माध्यम से जो कृषि और ग्रामीण संबंधित बैंक है, जो ग्रामीण विकास बैंक यानी कि जो कृषि को लोन, जो किसानों को लोन देते हैं या फिर जो भी जो सुविधाएं उन्हें चाहिए या फिर जहाँ से फर्टिलाइजर या फिर और चीजें ली जाती है, उनको एकीकृत किया जा रहा है ताकि परिचालन दक्षता, जो कि अपने कार्य में निपुणता हो, जवाबदेही हो और पारदर्शिता हो यानी कि ट्रांसपेरेंसी हो, को अधिक बढ़ाने के लिए इस परियोजना को चलाया गया है, जिसमें जितने भी राष्ट्रीय सहकारी यानी कि कोऑपरेशन बैंक है उन सभी को डाटाबेस के साथ कनेक्ट किया जाएगा और एक पूरा सॉफ्टवेयर तैयार करवाया जाएगा, ताकि जो भी लोग कार्य वहाँ आ रहे हैं, जो भी हितधारक है, उनको सभी सुविधाएं प्रोवाइड दी जा सके राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से। युवाओं से आज परीक्षा पर चर्चा। जब हम प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करते हैं तो उन्होंने आकाशवाणी वाणी के माध्यम से और रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से मन की बात के थ्रू किया। उन्होंने परीक्षा पर चर्चा सिर्फ विद्यार्थियों तक सीमित ना रखकर उनके अभिभावकों यानी कि उनके पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया, कि किस तरह से वो, उनके पेरेंट्स अपने जो बच्चों हैं उनको किस तरह से गाइड कर सकते हैं या फिर उनका किस तरह से ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा जब हम देखते हैं कि आज के यूज टाइम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से छोटी छोटी चीजों को अपनाकर पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित किया जा सकता है, ताकि जो एक मतभेद है उसकी स्थिति उत्पन्न ना हो और इस तरह का माहौल बना रहे कि बच्चे अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को साथ डिस्कस करने में झिझक ना करे, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। तो उसके रिगार्डिंग चर्चा की गई थी कि किस तरह से टेक्नोलॉजी के यूज को कम किया जा सकता है, ऐप यूज की जा सकती है जो हमें इस बारे में बार बार बताए कि कितने टाइम से हम यूज कर रहे हैं, पर्टिकुलर चीजें ही देखी जा सकती है जो हमारे लिए जरूरी है। उसके साथ साथ पेरेंट्स को अगर नहीं पता कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है, तो उनको भी थोड़ा बहुत सिखाया जा सकता है, ताकि बच्चे और पेरेंट्स के बीच में समन्वय बढ़े, उनके बीच में बात करने के लिए। अगर उन्हें नहीं भी पता है कि स्टूडेंट किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग, तो उनके बारे में थोड़ी बहुत जागरूकता उत्पन्न हो, जिससे उनके जो रिश्ते हैं वो भी सुधरेंगे। तो इस तरह से परीक्षा पर चर्चा की गई, जिसमें 2.25 करोड़ विद्यार्थी कार्यक्रम में पंजीकृत किए गए थे। स्कूल के पास किशोरी पर फेंका गया रासायनिक पदार्थ। जब हम एसिड अटैक या फिर इस तरह की घटनाओं की बात करते हैं तो आईपीसी की धारा 326A के अंदर इसको प्रावधान किया गया है कि उसके ऊपर जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर इसके अलावा 2013 में डिसाइड किया गया था कि जो भी क्राइम के अंदर गुनहगार पाएगा उसको अलग से
और अन्य जो कैदी है उनकी तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस तरह के अपराध समाज में मान्य नहीं है और इनको इस तरह से सजा कठिन होनी चाहिए। तो इसको हम देखते हैं, इसी तरह का प्रावधान हमें 1920 के समय में भी देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जो एसिड बेचते हैं, जो भी शॉपकीपर है, उनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर जो उस स्थान का एसडीएम है उनके पास उन सब की सूची होना और किस तरह के पदार्थ वो उस समय में बेच रहे हैं या किस तरह से उन्हें दिया जा रहा है, उनका सभी का ब्यौरा होना अनिवार्य है। विज्ञान में अरुचि के पीछे, यहाँ अगर हम बात करते हैं कि समस्या क्या है, तो समस्या ये देखने के लिए मिलती है कि किस तरह से जो साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए, जो एक विज्ञान में बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। अगर हम उनकी बात करें कि किस तरह से डाटा के माध्यम से हम उस चीज को देख सकते हैं, तो हम देखते हैं कि जब हम तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, वहां पर जो कला, जो आर्ट्स लेते हैं या साइंस के अलावा अन्य सब्जेक्ट में रुचि दिखाते हैं, उन विद्यार्थियों की संख्या 1.53, 2.3% के बीच में, यानी कि 96 या 97% विद्यार्थी साइंस लेने में इंटरेस्टेड है। लेकिन जब हम पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात की बात करते हैं, यहाँ पर विज्ञान लेने में कितने इंटरेस्टेड है, तो यहाँ देखते हैं 13, 14, 15 या 22% तक ही ऐसे विद्यार्थी देखने के लिए मिलेंगे जो साइंस लेते हैं। बाकी अगर हम आर्ट और अन्य फील्ड की बात करें तो वहाँ 80-81% तक उसी में ज्यादा इंटरेस्ट देखने के लिए मिलता है। तो जब हम पूरे डाटा की बात करते हैं तो एनसीईआरटी का जो विभाग है परख, उनके द्वारा सभी सामाजिक और शैक्षणिक और आर्थिक डाटा को विश्लेषण किया जाता है और उनके द्वारा दिया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि कोई भी फील्ड का चुनाव किया जा सकता है, इसमें क्या गलत है या फिर इस चीज के विषय में हमें इतना विचार करने की क्या जरूरत है, कि विज्ञान और कला के विषय में इतना चिंताजनक क्या है कि कोई भी कुछ भी ले सकता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि किस तरह से जो अरुचि विज्ञान के प्रति बढ़ रही है, उसको कैसे रोका जाए, वो देश के लिए किस प्रकार से खतरनाक है, तो हम देखते हैं कि जो 70% शोध संस्थान है उनमें वैज्ञानिकों के पद खाली पड़े हैं, जो कि देख सकते हैं जैसे 3200 पद खाली पड़े। जब हम CRIR की बात करते हैं, जो कि बेंगलुरु में वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, वहाँ 177 पद रिक्त पड़े हैं। वहीं हम पुणे के राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की बात करते हैं तो वहाँ 123 पद जो वैज्ञानिक पद है वो खाली पड़े हैं। यहाँ पर योजनाएं लाने के बावजूद भी, जैसे हम वैभव और वज्र जैसी योजनाओं की बात करते हैं, जिनमें सरकार को अलग से इन्वेस्ट करना पड़ रहा है ताकि जो लोग विदेश चले गए हैं वो वापस आ सके, या फिर यहाँ पर रहकर कुछ समय के लिए जो वैज्ञानिक हैं उनके साथ शोध करें। इतने भत्ते देने के बाद भी उस चीज में इतना सुधार देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जो जब हम आज के टाइम की बात करते हैं, जहाँ टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा यूज बढ़ गया है, तो उसके लिए जरूरी है कि एक वैज्ञानिक मनोस्थिति या उसकी तरफ आकर्षण होना। लेकिन भारत में जब हम देखते हैं बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद भी जब युवा विज्ञान में और मौलिक शोध में रुचि नहीं लेते, तो उसको किस तरह से कम किया जाए, उसके लिए जो उसके क्या कारण हो सकते हैं, उसके कारण हो सकते हैं कि जैसे हम वैज्ञानिकों को देखते हैं, जिस तरह से अन्य खिलाड़ी हो गए, अभिनेता हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, उन सभी को आदर्श माना जाता है, फिर उनकी जो जीवन शैली है, फिर हम देखते हैं कि मूवीज के थ्रू भी या उसके सोशल मीडिया के थ्रू भी उन्हें ही दिखाया जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों को इस प्रकार की आदर्श नहीं माना जाता। एक रीजन है कि जितनी वैल्यू उन्हें मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती। तो उन सारे रीजनों की वजह से एक इमेज, छवि बनती है लोगों के मन में, जिसकी वजह से ये कारण हो सकते हैं कि वैज्ञानिक इस प्रणाली से दूर होने के। दूसरा कारण जो हम देखते हैं कि किस वजह से, क्या कारण हो सकते हैं कि कम हो सकते हैं, एक है कि अच्छी शिक्षा लेने के बावजूद भी लोग एमबीए कर लेते हैं और जो निजी बैंकिंग है या कंपनी है या बीमा कंपनी है उनसे जुड़ जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि उनकी जो शिक्षा प्रणाली है वो तो वैज्ञानिक स्तर पर हुई है, लेकिन उसके बाद वाली जो उन्होंने फील्ड चुनी है वो इस तरह से ली है जो कार्य करने के उनके अनुसार हो, वह उसमें अधिक रुचि नहीं दिखाते। तो इसको किस तरह से बदला जाना चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि आधारभूत जो तरीका है, सोचने समझने की क्षमता है, उसको बदला जाए। रटने की बजाय समझने के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए, किस तरह से ज्ञान को बढ़ाया जाए उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। नौकरी ही करनी है सिर्फ, उसकी बजाय और चीजें भी आप कर सकते हो और क्या क्या विकल्प खोज सकते हो उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। अंग्रेजी का दबाव को छोड़कर जो क्षेत्रीय भाषा है उनके ऊपर रुचि दी जानी चाहिए। जैसे अगर हम अमेरिका, रूस, चाइना और जापान की बात करते हैं तो वहाँ अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है और उसी के ऊपर खोज की जाती है। एक अभाव यह भी देखने के लिए मिलता है, जो लोग जो एक कोई विशेष डिग्री से या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नहीं है, अगर वो किसी आविष्कार को करते हैं तो उनके आविष्कार को इतना महत्व नहीं दिया जाता, जिसके कारण जो उनकी आविष्कार प्रणाली है या फिर जो उनकी बुद्धि है उसका प्रयोग देश के लिए नहीं हो पाता, उसको बढ़ावा देना चाहिए जैसे अन्य देशों में होता है। जब हम बात करते हैं
1930 की, उस समय में हम देखते हैं कि किस तरह से सीवी रमन जी ने अपने जो सुविधाएं उनके पास थी उन्हीं के अंदर रहकर आधारभूत माध्यम से नोबेल प्राइज भी जीता था भौतिकी में। उसके अलावा हम सत्येंद्र नाथ बासु जी की बात करते हैं जिन्होंने आइंस्टाइन के साथ काम किया था। उसके अलावा हम मेघनाथ साहा, रामानुज जी, पीसी रे, होमी जहांगीर भाभा जी की बात करते हैं जिन्होंने उस समय में इतनी कम सुविधाओं के बावजूद भी अपने देसी भाषा में या फिर जो भी उस समय उनके पास सुविधाएं थी उनके माध्यम से काम की। उस तरह की चीजें आज हमें देखने के लिए नहीं मिलती, तो उनको बढ़ावा देने की जरूरत है, किस तरह से उसको बदला जाए और एक वैज्ञानिक पद्धतियां जो सोच देश को मिलनी चाहिए उसको बढ़ावा दिया जाए। जैसे जगदीश बासु जी ने पेड़ में जीवन की खोज खुद के बने उपकरणों से की थी, तो उनको भी महत्व मिलना चाहिए जो देश में बिना पढ़े अगर कोई उपकरण बना रहे हैं या फिर अगर उनके पास नॉलेज है लेकिन उनके पास उस चीज की डिग्री नहीं है, तो उस चीज को और बढ़ावा दिया जा सकता है ताकि जो वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और विकास किया जा सके। लक्ष्य का संधान संधान, जैसे जब हम वेपराइजेशन की बात करते हैं तो इतने बड़े समुद्र में से या पानी में से एक बूंद बूंद उठकर वो जाता है, उसी तरह से हम लक्ष्य का चुनाव करते हैं तो हमारे पास इतने विकल्प होते हैं। हमें ये सोचकर चुनाव करना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारी रुचि क्या है, ना कि ये सोचकर कि हमारे पेरेंट्स या समाज या दोस्त क्या चाहते हैं। उनके अलावा हमें लक्ष्य को चुनाव करना चाहिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं मन की, तो ऐसा कुछ नहीं है जो मनुष्य ना कर सकता हो, लेकिन कई पहलुओं में हमें अलग अलग भाव देखने के लिए मिलते हैं। जैसे विवेकानंद जी ने कहा है कि 1000 बार प्रयास करने के बाद भी अगर आप गिर पड़ते हैं तो एक बार फिर उठिए और प्रयास कीजिए। हमें लक्ष्य की प्राप्ति अपने आप और अपने विश्वास पर और अपनी आस्था बनाकर अपनी सोच को सकारात्मक रखकर तभी करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कॉन्सिक्वेंस इथिक्स की और डिस्क्रिप्टिव इथिक्स की, जो बताता है कि मीन यानी कि रास्ता सही होना चाहिए। जब हम कॉन्सिक्वेंस इथिक्स की बात करते हैं तो वो बताते हैं कि रिजल्ट सही होना चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिले। तो उनको जोड़कर हम देख सकते हैं कि किस तरह से सही रास्ते का चुनाव कर कर अंत में सिर्फ लिमिटेड चीजों तक सीमित न रहकर कि पैसा, पद या अन्य खुद की सुविधाओं तक न सोचकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम किस तरह से सुविधाओं को पहुंचा सकते हैं उनके साथ भी जोड़ सकते हैं। लक्ष्य हो या जीवन के हर पहलू में हम नैतिकता का महत्व को समझ सकते हैं। ओके, फ्रॉम हियर कि नॉर्थ ईस्ट में फर्स्ट नेचुरोपैथी हॉस्पिटल मिला है, तो फिर इससे बेनिफिशियल क्या होगा? एक तो ये होगा कि बैक प्रोडन एरियाज को डेवलपमेंट का मोड मिलेगा। सेकेंडली, जो आयुषिक सिस्टम है ऑफ मेडिसिन, तो इसमें ये हो रहा है ट्रेडिशनल प्लस हेल्थ अप्रोच दोनों को साथ में लेके चला जाएगा, जो एक डेवलपमेंट मॉडल है। और इसको हम डेवलपमेंट ना बोल के हैप्पीनेस इंड्यूस डेवलपमेंट का मोड भी दे सकते हैं। तो CRIYNS, a Center of Excellence in Yoga and Naturopathy for Cardiovascular Diseases in India, and develop protocols for the management of non-communicable diseases। तो ये एक अच्छा जरिया है डेवलपमेंट के लिए भी और रिसर्च यूटिलाइजेशन के लिए भी। दिव्या, यू कैन फॉरवर्ड। नेक्स्ट, सिमिलरली वही ट्रेडिशनल वैल्यूज की, इसमें मोदी जी ने मन की बात में भी इसका के बारे में बोला था। तो उन्होंने बोला था कि वन एडवांटेज इसकी क्या होगी कि जो डॉक्टर्स है, अनदर डॉक्टर्स विद दैट स्लिप, उससे ये होगा कि जो वहां से स्लिप लेके उसकी पूरी इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है कि इलनेस क्या थी, मेडिकेशन कैसे दी, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा। तो इस टाइप का मतलब ये रिसर्च का यूटिलाइजेशन हो रहा है कि आप कैसे रिसर्च का यूज करके डेवलपमेंट के थ्रू जा सकते हो। उसके आगे नोबल लॉरिएट यूनिस इन लेबर केस, तो इनका जेल जाने का पर्पस ये था कि इन्होंने लेबर लॉज को ब्रेक किया था, जो कि हो भी सकता है कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो, लेकिन हम इसका अदर साइड ऑफ द कॉइन देख सकते हैं कि इन्होंने लेबर लॉरिएट यूनिस, इनका मतलब माइक्रो फाइनेंसिंग में मिला था। तो इनका मानना ये था कि अगर हम गरीब से गरीब लोगों को मनी दे सके तो उससे ये होगा कि उनको वैल्यू समझाई जा सकती है कि फाइनेंशियल प्रिंसिपल होती क्या है, उससे आप कैसे सरवाइव कर सकते हो। तो ये एक तरीके से मॉडल है फॉर इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट का। दिव्या। हम्म। तो यहाँ पे क्विज थी कि फ्रीडम फाइटर हु वाज इन्वॉल्व इन द इरिश स्ट्रगल इंडिपेंडेंस इन द 20, तो वीवी गिरी, जो कि इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू कौन थे यूनिवर्सिटी में? तो वो थे KR नारायण। उसके आगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, दिस पर्सन वेंट ऑन टू बिकम द चीफ साइंटिफिक एडवाइजर टू द PM एंड सेक्रेटरी ऑफ द DRDO। तो वो कौन थे? APJ अब्दुल कलाम। अब एक ऐसा प्रेसिडेंट का नाम बताना है कि जो कि री इलेक्टेड फॉर द 2 consecutive, तो राजेंद्र प्रसाद जी का नाम आता है। दिस पर्सन सर्व्ड इन सेवरल रोल्स इन जामिया इस्लामिया इंक्लूडिंग एज वाइस चांसलर एंड लेटर इन द एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये जाकिर हुसैन थे, जो कि प्रेसिडेंट भी रहे हैं, साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट इससे अलावा ऐड कर सकते इसके अंदर। देन ये था कि नेग्लेक्टिकल डिजीजेस के बारे में हमने बात की कि इन इंडिया एंटी लिप्रोसी डे इज ऑब्जर्व। 30 जनवरी को इसको मनाया जाता है, जो कि बर्थ एनिवर्सरी होती है महात्मा गांधी जी की। तो लिप्रोसी ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ इंडिया में, बाकी और कंट्रीज में भी प्रेवलेंट है। एज पर द WHO guidelines की ट्रॉपिकल डिजीजेस विच स्टिल occurs in more than 120 countries with more than 220 lakh न्यू केसेस रिपोर्टेड एवरीवेयर एज पर WHO। तो यहाँ पे ये है कि लिप्रोसी जो डिजीज है वो की क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज है, जो किसके कारण हो सकती है? माइक्रोबैक्टीरियम लिप्रे के कारण ये होती है। और हमने इसके लिए रोड मैप भी तैयार किया है, जिसका नाम है नेशनल स्ट्रेटेजिक रोड मैप फॉर लिप्रोसी, जो कि 2023 से 27 तक का इसमें है कि हम इसको डिक्लाइन कर देंगे इस डिजीज को, मतलब रिडक्शन के बारे में बात किया। उसके अलावा हमने अभी कुछ पास्ट डेज में बात की थी HPV वैक्सीन, यानी कि सिर्वावैक की, जो कि सर्विकल कैंसर को प्रिवेंट करेंगे। तो इसमें एक यूनिक क्वेश्चन ये था कि क्या एडल्ट्स HPV वैक्सीन ले सकते हैं? क्या इसके लिए कोई एग्जैक्ट एज होती है, या फिर कोई भी इसको कभी भी ले सकता है? तो फिर उसके रिगार्डिंग इसको, तो एडल्ट्स ले सकते हैं ओवर द एज ऑफ 26 ईयर्स कैन गेट द HPV वैक्सीन। तो उसके लिए आपको लाइसेंस भी चाहिए HPV वैक्सीन देने के लिए। उसके आगे है ट्राइब्स इन राजस्थान। तो यहाँ पे कलबेलिया ट्राइब की बात हम थोड़ा डेप्थली करेंगे। उसके अलावा सेंसस के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है राजस्थान की वो है 68.5 मिलियन, और जिसमें से शेड्यूल ट्राइब से कितने बिलोंग करते हैं? 9.2 मिलियन। तो एक डाटा है जो कि हम मेंस में यूज कर सकते हैं अगर हमें कहीं पे पुट करने का वो तरीका मिले तो। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं कलबेलिया डांस फॉर्म, जो कि इंटेंजिबल यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में भी है। तो इसमें इन्होंने अपनी स्टोरीज डिस्कस की थी कि कैसे कलबेलिया जो फोक डांस हुआ उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, तो वो चाहे वो वुमेन हो चाहे मैन हो फ्रॉम राजस्थान से, उनका मतलब एक जरिया बन गया कमाने का, या फिर मतलब उनका अपना उनका रोल मॉडल अलग से चेंज हो गया। वो एक किसी और के लिए एक तरीके से रोल मॉडल हो सकते हैं। तो एक तरीके से इनको स्नेक चार्मर भी बोला जा सकता है। तो उसमें ये था कलरफुल फोक डांस है, जिसमें म्यूजिक स्टाइल भी होता है कलबेलिया में। और इसमें इनकी जो शो करता है वो ये है कि ये लव फॉर नेचर को दिखाते हैं, और एक डिस्टिंक्टिव कल्चर है। दिव्या, यू कैन मूव फॉरवर्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन टॉक अबाउट गोगी सरोजपाल, यानी कि ये कौन थी? फेमिनिस्ट आर्टिस्ट है, जिन्होंने फीमेल के लिए फीमेल का अलग मतलब नजरिया दिखाया, फिर फीमेल फिटिसाइड को अपने आर्ट के थ्रू पुश करा। तो उन्होंने इन सारी बाइजनेस स्टीरियोटाइप्स इन सब के बिलीव के बारे में डिपिक्ट किया है। तो हम इसको कहीं यूज कर सकते हैं जब हम सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हो। तो नेक्स्ट इज इविल इज वट एवर डिस्ट्रैक्ट। तो ये फ्रैंक काफा का है। तो फिर आप में से कोई अगर इसके ऊपर बोलना चाहे तो बोल सकते हो कि कैसे हम इसको इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिस्ट्रैक्शन, को किसी भी चीज किसी भी टाइप की डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, तो दैट इज ईविल, जो आपको अपने गोल पे टारगेट पे फोकस ना करने दे, तो हर वो चीज ईविल है। लाइक अगर वो फूड हैबिट हो कोई, या फिर एडिक्शन टू सोशल मीडिया हो, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इविल्स इफ एनीथिंग इज डिस्ट्रैक्टिंग यू। तो ये बोला जा रहा है। प्रेरणा, औशिक, आप कुछ बोलना चाहोगे? ठीक है, तो हम इसमें यही कर सकते हैं कि इविल जो है वो आपको जैसे जैसे कि मानसी ने बताया, तो सेम इसको हम रिलेट कर सकते हैं ड्रग एब्यूज से।
तो ड्रग एब्यूज मतलब आजकल बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, चाहे वो इंडिया में हो या फिर अदर कंट्रीज में, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो केसेस है ना वो बढ़ते जा रहे हैं। तो सिर्फ ड्रग एब्यूज की वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ रही है, यानी कि चाहे आप सुसाइडल रेट्स का हो या फिर एंगर की वजह से आप ड्रग का कंजप्शन करने लग जाओ। तो इसके भी पीछे बहुत सारे कारण है कि आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, या फिर आपकी जो फ्रेंडशिप सर्कल है वो बेकार है, या फिर आपके अंदर हीन भावना है, एंजाइटी है, तो वो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे, इसलिए आप इन सब का शिकार हो जाते हो, जो कि आज के यूथ में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। और तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसमें हमारी युवा स्कीम यानी कि यूथ जो है वो एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर वो इस साइड अगर जाएगा तो आप सोच सकते हो कि फिर हमारी जो आगे की फ्यूचर जनरेशन है कैसा होगा। तो इसकी रिगार्डिंग हमें इसको चेंज करने की जरूरत है, तो इसमें हम इसकी बात कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं आत्मन की, कि आत्मन जो है वो एक ऐसी चीज है जिसे ना तो आप छू सकते हो लेकिन फिर भी, और ना ही आप उसको प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर चाहे आपका माइंड हो चाहे आपका एक्सपीरियंस हो, वो सारा उसके अंदर भरा होता है, तो जो कि हेल्प करता है फाइनल डिसीजन मेकिंग में, और जो लाइफ में जो भी आपको चाहिए उसको अचीव करने में। तो ये अलग तरीके से आत्मन को दर्शाया गया है कि उसके अंदर एटर्नल है, वो विदाउट डिके है, प्योरिटी है, सेल्फ को दिखाता है। तो इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं, ये एथिक्स में हम यूज कर सकते हैं इस टाइप के वर्ड्स, कि कैसे एक जब हमें कंट्रोवर्शियल कोई आइडिया हो, तो एक होता है कि हम अपने माइंड से कोई डिसीजन ले, एक होता है आप हम बाय हार्ट ले। तो आत्मन एक ऐसा है जो माइंड को ट्रेन करता है कि हमें उस तरीके से किस तरीके से उसको रिएक्ट करना चाहिए, ये हम बात कर सकते हैं। तो इसके बाद एक स्पोर्ट्स की न्यूज है, इसमें यह है कि जो ग्रैंड सलाम है, यानी कि सिर्फ 22 ईयर ओल्ड जैकोब सिनर, जो कि फर्स्ट इटालियन थे टू विन अ स्लैम। तो हम इसमें मोटा मोटा सिर्फ आइडिया रख सकते हैं कि 1976 के बाद अब इटली में मतलब 22 की इतनी यंगर जनरेशन और इतने बड़े अवार्ड्स लेके आ रही है, तो फिर एक ये गर्व की बात हो सकती है उस कंट्री के लिए। हम आगे चल सकते हैं। तो ये पूरा दिखाया है कि उन्होंने कब अवार्ड्स लिए थे, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, मतलब उन्होंने अलग अलग तरीके, तो एक तरीके से अचीवमेंट है उस कंट्री के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोपन्ना जी की, यानी कि जो कि एक तरीके से हमारे लिए रोल मॉडल्स होते हैं। तो फिर हम इसमें इन्होंने बोला भी था, ऑल दोज इयर्स ऑफ स्ट्रगल सेक्रीफाइस फेट लाइक द वेट वॉज ऑफ, तो इस तरीके से ऑफ माई शोल्डर्स। तो एक तरीके से ये कहता है जब तक आपको कोई अचीवमेंट नहीं मिल रही है, फिर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तब तक के लिए वो एक तरीके से स्ट्रेसफुल कंडीशन हो सकती है, लेकिन अगर आप उसको ओवरवेल्म ना होके आगे बढ़ जाओ तो इन फ्यूचर वो आपको बहुत बड़ा नाम भी दे सकती है और चेंज के लिए भी काम कर सकते हो आप। तो इस इनसे हम कई लेसन्स ले सकते हैं, जो कि ये टेनिस से थे, तो फिर अलग टेनिस प्लेयर्स के लिए जो नए आएंगे उनके लिए तो एक तरीके से रोल मॉडल है ही। तो इसमें ये हम एज अ यूपीएससी की प्रिपरेशन में ऐसा इसको कैसे कर सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट होनी चाहिए, चाहे आप कितनी भी डिफिकल्ट कंडीशंस आ जाए लेकिन आप ना गिव अप नहीं करोगे। तो वो एक बहुत बड़ा जरिया है जीत की तरफ जाने के लिए। नेक्स्ट हम इसके बात करें कि आप अपने माइंड को डेली ट्रेन कीजिए, कि आप कभी तो अचीव करोगे, कि हम नेगेटिविटी सबके पास आती है लेकिन आप उसका पॉजिटिव साइड देख के आगे बढ़ जाओ, वो एक तरीके से ज्यादा बेनिफिशियल है। तो उन्होंने एज बैरियर को भी तोड़ा, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए हमें दूसरा ये है कि न्यूट्रिशियस, उनको इंजरी भी हुई थी, अपार्ट फ्रॉम दिस फिर भी वो आगे बढ़े। तो ये भी हमारे लिए तो लर्निंग ही है। तो इसके लिए कि न्यूट्रिशन ने, मेडिटेशन ने, डेली ट्रेनिंग ने उनको बहुत ज्यादा हेल्प की, कि वो उनका मेंटल स्ट्रेंथ इतना स्ट्रांग हो गया कि बाकी सारी चीजें उनको ओवरवेलम कर भी नहीं पाई और वो इतनी बड़ी स्टेज पे पहुंच पाए। नेक्स्ट तमिलनाडु में बॉयज ने विन किया है वॉलीबॉल गोल्ड। तो इसमें हम बस फॉर जनरल अवेयरनेस वी कैन नो कि भाई तमिलनाडु में इस तरीके का अवार्ड मिला गया है, जिसमें गर्ल्स सेक्शन भी थी, बॉयज भी थे। और दूसरा है, नेक्स्ट हाईलाइट है कि श्रीलंका को बैन कर दिए गए, कि तो पर्पस क्या है ये बैन करने का, कि भाई आप आईसीसी में नहीं वो कर पाओगे।
वो इसलिए होता है कि सीरियस ब्रीच, यानी कि वो ऑब्लिगेशंस जो होती है टेस्ट मैच में खेलने के लिए, फिर तो वो उनको ब्रेक कर देते हैं। इस तरीके का बैन इसलिए पुट किया जाता है, जो कि पहली बार नहीं है, उससे पहले भी इस कंट्री में हो चुका है। नेक्स्ट, तो ईस्ट बंगाल एंड 12 ईयर ट्रॉफी ड्रॉट विथ कलिंग कप विन। तो ये भी एक तरीके से हमारे लिए डेडिकेशन का वो है कि आप अगर डेडिकेटली कोई काम करते रहोगे, पेशेंटली परसिवरेंस के साथ अगर आप आगे बढ़ते जाओगे, तो आप अचीव कर सकते हो। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मतलब कि हम नहीं कर सकते। तो इस तरीके से, इस तरीके की चीजें स्पोर्ट्स के थ्रू हम अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो हम इस टाइप की देख सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर जनरल अवेयरनेस देयर इज की दिव्यांश सिंह पानवर, जो कि शूटर थे, आईएसएस वर्ल्ड कप में ये जीते हैं, जो कि राजस्थान जैसे एरिया से है, जहाँ पे इतना डेवलपमेंट भी नहीं है, लेकिन हो रहा है। और रिसेंटली इंडिया फ्रांस के रिलेशन को टाई अप करने के लिए फ्रांस के वो भी यहाँ पे गए थे, जयपुर में। तो इसमें यही है कि टोक्यो ओलंपिक्स में भी ये जीते थे, 21 ईयर्स के सिर्फ। तो ये यंग के लिए एक वो है कि लॉन्ग स्ट्रगल के बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा जरूरी है। हारे तो ये भी होंगे, लेकिन उसके अलावा भी जब आप आगे बढ़ जाओ, तो एक तरीके से स्प्रिट हमें दिखाता है कि इनडोमिटेबल स्प्रिट होनी चाहिए कुछ भी करने के लिए। नेक्स्ट, ये क्विज आई हुई थी रिलेटेड टू वर्ल्ड कप्स। तो स्क्वैश वर्ल्ड कप्स, तो ये हुआ था 2023 में, वर्ल्ड वर्ल्ड कप हुआ था चेन्नई तमिलनाडु में। तो यहाँ पे 9 कंट्रीज ने, जो कि 4 डिफरेंट कॉन्टिनेंट से पार्टिसिपेट किया था, और इंडिया में ये काफी सारे विनर्स भी रहे अलग अलग फील्ड में। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटीज इन इंडिया होस्टेड द 23 स्क्वैश वर्ल्ड कप। तो किसने जीता? आप में से कोई बता सकता है? तो जैसा कि मैंने बोला कि चेन्नई तमिलनाडु में ये हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पलगिस्ट वोन द सिल्वर। तो ये पीटी में इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस या फिर एक स्टेटमेंट दी जा सकती है, तो थोड़ा थोड़ा अवेयर होना चाहिए कि इन सब की में, कि हमारे यहाँ पे एशियन गेम्स हुए थे, तो उसमें कौन जीता कौन हारा। तो इस तरीके से, तो इसमें अलग से ये देख सकते हैं कि स्क्वैश से हम क्या क्या एथिकल पर्सपेक्टिव सीख सकते हैं, कैसे हम मोटिवेशनल ले सकते हैं इसके थ्रू। तो ये हमारे स्क्वैश एक ऐसा गेम है जो कि हमारे माइंड को और फिजिकल बॉडी को इतना स्ट्रेंथफुल कर देता है, जिसके ये कई हेल्थ बेनिफिट्स भी है। तो एक एजिलिटी होनी चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए किसी भी चीज को अचीव। तो ये हमारा गेम्स में जीतने का, सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ गेम्स में जीत गए तो बहुत बड़ी बात, वो बड़ी है, लेकिन उससे आप कैसे सीख सकते हो, तो इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। बाकी विच पलगिस्ट वॉन द सिल्वर, तो इसका अगर आंसर बताया जाए तो लोविना बर्वे, जो कि असम से थी। तो ये देखा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कैसे आगे आ रहे हैं हर फील्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एथलीट हु इक्विलेट द legendary पीटी उषा नेशनल रिकॉर्ड इन वुमेन्स 400 मीटर हर्डल्स आफ्टर 4 decades इन द 2023 एशियन। तो इनका नाम था विद्या रामराज, जो कि सिर्फ 55 पॉइंट कुछ सेकंड के माध्यम से इन्होंने ये पूरी रेस को कवर कर दिया था। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक्स की बात करते हैं, तो अर्जुन लाल जट और अरविंद सिंह, इन्होंने मेडल्स जीते थे। और इन्होंने पूछा कि कौन से मेडल जीते, तो उनको सिल्वर मेडल्स मिले थे। तो इंडिया का इसमें बहुत बढ़िया शो रहा, मतलब अच्छे से उन्होंने किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया कंपाउंड आर्चरी टीम वोन इन ऑल 3 कैटेगरीज, यानी मैन वुमेन मिक्स्ड सब में जीता गया था। तो इन्होंने किसको, तो इन्होंने चाइनीज ताइपी को मतलब बीट करके और आगे आए थे ये लोग। नेक्स्ट इज दीपिका पालिकाल, तो ये कहाँ से है? ये केरला से है। ये मतलब मोटा मोटा हमें आइडिया होना चाहिए। और इनके साथ कौन थे? हरिंदर पाल सिंह। तो दिव्या, यू कैन स्क्रॉल डाउन। तो इसके नाम हम देख सकते हैं कि वुमेन आर्चर्स के नेम हम कहीं भी आंसर राइटिंग में ला सकते हैं, अगर हम इंडियन सोसाइटी के बारे में या एथिक्स में कहीं पे यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके के लिख सकते हैं। दिव्या, आप ले लो इसको आगे वाले को। देखिए, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के जो महासचिव हैं, साजी प्रभाकर जी को
निलंबित किया गया था कि उनका जो व्यवहार था वो अमानवीय था। उसके रिगार्डिंग दिखाया गया कि अदालत ने बोला था कि उनको बर्खास्त कर दिया जाए और उनके अंतिम आदेश पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन जब हम बात करते हैं किस तरह से रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए कि सारी चीजें प्रोसेस के साथ हो, तो जब हम अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के संविधान की बात करते हैं तो उन्होंने बताया कि कार्यकारी समिति ही के पास ऐसी शक्तियां हैं जो किसी महासचिव को निलंबित या फिर बर्खास्त कर सकती है। लेकिन जो ये फैसला दिया गया है वो आपातकालीन समिति के द्वारा दिया गया है, तो वह मानवीय नहीं है। इसके अलावा दूसरा पक्ष ये रखा गया कि जो प्रभाकर जी हैं, जो महासचिव है, उन्होंने कहा है कि मुझे भी मेरा पक्ष रखने का हक दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस समय वह पूरी प्रणाली हुई उस समय मैं वहां पर मौजूद नहीं था, तो इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने उस समिति के आदेश पर रोक लगा दी। तो सारी चीजें प्रोसेस के साथ होनी चाहिए, वो चीजें देखी जा सकती हैं यहाँ पर। आंचल। तो ये कुछ मेडल्स थे जिनके नाम हम देख सकते हैं कि फर्स्ट इंडियन थी टू बी रैंक्ड इन द टॉप 10, यानी दीपिका पालिकाल, जो कि मैंने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया था कि वो फर्स्ट वुमेन बनी। तो इस तरीके से ये मोटिवेशनल है, तो इस तरीके से हम कोट कर सकते हैं। तो फिर हमें जनरल अवेयरनेस के लिए पता होना चाहिए कि दीपिका पालिकाल कौन थी। एक दो नाम हमें एक्स्ट्रा भी पता होने चाहिए कि बाय चांस अगर इंटरव्यू के टाइम पे पूछ लिया जाए तो हमें पता होना चाहिए कि स्पोर्ट्स कैसे आगे आ रहा है अपार्ट फ्रॉम अदर फील्ड्स के डेवलपमेंट के साथ साथ। इसलिए तो ये आप देख सकते हो। ले लो दिव्या। जब हम बात करते हैं तो इंडिया में ज्यादातर क्रिकेट की बात की जाती है, और स्पोर्ट्स को भी देख सकते हैं हम कि किस तरह से हॉकी में भी आए। जब हम वुमेन हॉकी फील्ड की बात करते हैं तो उन्होंने फाइनल में नीदरलैंड से हार गई, तो किस तरह से देखा जा सकता है कि उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। उसी तरह से पुरुष हॉकी टीम को भी स्वीडन से हारकर वो भी रनर अप रही, तो उनको किस तरह से बढ़ाया जा रहा है, किस तरह से मेल और फीमेल दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो स्पोर्ट्स में बढ़ता जा रहा है, तो उस चीज को देखा जा सकता है। हॉकी की बात करें तो उड़ीसा में देखा जाता है कि उनको सबसे ज्यादा प्रमोट किया जाता है स्टेट में, स्टेडियम भी वहीं पर। मानसी। ओके, तो यहाँ अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो 2-3 महीने पहले हमने बात करी थी कि इंडिया की सबसे पहली नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पे वर्क किया जा रहा है, दैट इज बीइंग प्लान्ड। तो जो टाइटल है शास्त्र एंड शस्त्र, मींस नॉलेज और वेपन्स, दोनों इंपॉर्टेंट पिलर्स है जब हम इवन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो जो कन्वेंशनल आइडियाज है रिगार्डिंग डिफेंस एंड वेपन्स, वो एक साइड है। यहाँ पे ये प्रपोज किया जा रहा है कि इंडिया की हमें ये गोल भी रखना चाहिए कि हमारी जो 10 इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं वो ग्लोबल टॉप 100 रैंकिंग्स में आनी चाहिए ना। इसके पीछे रीजन भी दिया जा रहा है कि क्यों। तो उससे पहले यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि चेंजिंग जियो पॉलिटिक्स, या हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो नॉलेज है उसका इम्पोर्टेंट एक रोल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि चाइना इट हैज बैंड द टेस्ला कार्स एंड एप्पल्स फोन फ्रॉम द आर्मी बेस बिकॉज ऑफ सोफिस्टिकेटेड कैमरास, माइक्स एंड क्लाउड बैकअप्स। तो दिस इज वन एस्पेक्ट। एंड सो अगर हम यहाँ बात करते हैं कि नॉलेज कैसे हेल्प कर सकती है, यूनिवर्सिटीज का कैसे इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, तो यहाँ अगर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज का एग्जांपल ले, लाइक MIT, तो दे कंट्रीब्यूटेड टू World War II, which included radars for the planes, ships and guns, airports, and then long range navigation systems. So innovation sector plays an important role. So एक यहाँ पे यही चीज को प्रपोज किया जा रहा है। सो हाउ इट कैन बी डन, हाउ वी कैन इंश्योर कि ये जो गोल है कि 10 इंडियन यूनिवर्सिटीज